टुडे आवर टॉपिक इज ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विसेज, जिसका हमने पहले भी एक टॉपिक किया है। आज का जो उसका न्यू टॉपिक हमारे पास बन रहा है वो आपके सामने है। राइट एन एसे ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, कि एक पूरा विशेषण करके बताओ कि जो रिक्रूटमेंट्स है उसमें सिविल सर्वेंट्स को हम इतनी इम्पोर्टेंस इतना महत्व क्यों देते हैं। द सक्सेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन सिविल सर्वेंट्स। क्या इसमें हम यही कहेंगे कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरा उसकी सक्सेस को अगर किसी को क्रेडिट देना है तो वो हम उसके सिविल सर्वेंट्स को ही देंगे, क्योंकि अगर सिविल सर्वेंट्स जो भी उनके लिए बनाए गए नियम्स हैं उनको फॉलो करते हैं और उनके द्वारा ही इसको कह लो कि पूरा किया जाता है, तो पूरे का पूरा हम क्रेडिट किसको देंगे? सिविल सर्वेंट्स को। एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट प्रोफिशिएंट एम्प्लॉयज। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, अब मान लो एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसमें कामयाब अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे और उसके साथ उनको हेल्प करने के लिए अच्छी कामयाब नर्सेज नहीं होंगी, नर्सेज वगैरह को हेल्प करने के लिए बाकी के एम्प्लॉयज नहीं होंगे। तो इसी तरह कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, उसको इमेजिन भी करते हैं, तो वो तभी इमेजिनेशन भी हमारी कंप्लीट होती है अगर किसी चीज को पूरा करने के लिए उसके पीछे प्रोफिशिएंट एम्प्लॉयज होते हैं। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव ऑनेस्ट, कैपेबल एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज। ये तो सही बात है कि बहुत मुश्किल है। नॉर्मली लोगों के दिमाग में यही चीज होती है कि बस जॉब मिल जाए। जॉब से पहले बहुत पढ़ाई करते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं कि किसी तरह जॉब मिल जाए। जब जॉब मिल जाती है गाइस तो क्या होता है कि अपना एक जो उन्होंने अचीव करना होता है वो कर लेते हैं, बट वो अपने प्रोफेशन को उस तरीके से नहीं करते जिस तरह से वो अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होते हैं। तो इसी तरह जब जॉब मिल जाती है तो उनके अंदर का जो ऑनेस्ट, कैपेबल और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज वाले जो गुण होते हैं ना, सम टाइम होते हैं, बट वो जॉब यहाँ की चकाचौंध में वो इन चीजों को भूल जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि कुछ लोग हैं जो जॉब मिलने के बाद भी ऑनेस्ट रहते हैं, कैपेबल रहते हैं, अपनी जॉब को लेके हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। दैट्स वाई प्रॉपर रिक्रूटमेंट हैज बिकम अ प्रॉब्लम इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। इसीलिए जितनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज है तो इस तरह की प्रॉब्लम रिक्रूटमेंट के लिए फेस करनी पड़ती है। तो गाइस आपको रिक्रूटमेंट तो मैंने पहले टॉपिक में बताया था ना कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट, होता क्या है? भर्ती गाइस, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को जॉब के अंदर इन्वॉल्व करवाना या जॉब देना, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको हम कह देते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट डज नॉट मरली मीन द फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बस जो पोस्ट है उनको फिल कर देना है, ठीक है, बट इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एबल इंडिविजुअल्स आर attached towards the vacant post. Broadly speaking, the recruitment of civil servant can be divided into two parts. अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो इसको मेनली दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में तो सिर्फ जो रिक्रूट होते हैं, जिनको ये जॉब मिलती है, उनका मेन मकसद जॉब को पाना होता है, ठीक है। बट कुछ लोग हमेशा ये चीज को याद रखते हैं कि उन्होंने जॉब अपने किस तरीके से हासिल की है और जिस तरीके से उन्होंने जॉब को पाया है और उसके पीछे जो उनका डिजायर था कि मुझे अच्छा वकील बनना है, मुझे अच्छा टीचर बनना है, मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, और वो अपने काम को भी उसी तरीके से लेते हैं, ईमानदारी से लेते हैं, तो वो हम उसका पॉजिटिव वे कहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू टॉपिक नेगेटिव और पॉजिटिव भी हम डिस्क्राइब करेंगे। द एम ऑफ नेगेटिव रिक्रूटमेंट इज टू कीप क्लेवर एंड इनकेपेबल पर्सन अवे फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट। नेगेटिव के अकॉर्डिंग जो ज्यादा चालाक है और जो कैपेबल नहीं है, ठीक है, उनको जो गवर्नमेंट पोस्ट के लिए जो एम होता है गाइज, जैसे कि टॉपिक में बोला गया द एम ऑफ नेगेटिव रिक्रूटमेंट, उनका हमेशा ये होता है कि जॉब को किसी भी तरह से हासिल करना गवर्नमेंट पोस्ट की। द रिक्रूटिंग अथॉरिटी फॉर्मेलिटीज सच लॉज दैट ओनली एबल टू इंडिविजुअल गेट्स द चांस टू बिकम इट्स कैंडिडेट। सिर्फ उन्होंने सारा का सारा कह लो कि जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, सिर्फ उनको पूरा करने के लिए और सिर्फ एक जॉब्स को पाने का उनका मेन मकसद होता है। द एम ऑफ पॉजिटिव रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें इज टू अट्रैक्ट सूटेबल एंड कैपेबल पर्सन फॉर वेरियर गवर्नमेंट जॉब।
इनका मेन मकसद होता है कि एक सूटेबल पर्सन, कामयाब पर्सन, जिसमें वो सारा हुनर, जिसमें वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारे गुण, ठीक है, वो सारी क्वालिटीज हैं जो उस जॉब के लिए चाहिए. एवरी गवर्नमेंट tries its best to appoint proficient person against administrative post. अब कोई भी गवर्नमेंट हो, उनकी कोशिश तो यही होती है कि जो भी अपॉइंटमेंट्स करी जाए पर्सन्स की, वो मतलब प्रोफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है. बट सेवरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट अराइज सच एज हु शुड बी ऑथोराइज्ड फॉर रिक्रूटमेंट. पर इसके पीछे भी कई तरह के क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, ठीक है. वेदर द एम्प्लॉय शुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम आउटसाइडर और इनसाइड द ऑफिस, ठीक है. वो जो एम्प्लॉयज है वो आउटसाइड होना चाहिए ऑफिस के लिए या इनसाइड होना चाहिए. व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन टू फिल द डिफरेंट पोस्ट. अब डिफरेंट जितनी भी पोस्ट है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी जानी चाहिए. तो ये गवर्नमेंट के लिए भी पहले से इसको कह लो फिक्स करना पड़ता है कि इस जॉब के लिए या इस जॉब के एग्जाम के लिए या इस जॉब के इंटरव्यू के लिए ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये एज होनी चाहिए, ठीक है, उसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो ये सारी चीजें पहले उनको सोचनी पड़ती हैं. हाउ शुड बी द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट बी डिटरमिन. किस तरह से किसी कैंडिडेट की जो एबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन या योग्यता है, वो किस तरह से पता चल सकती है कि हाँ भाई इस जॉब के लिए वो पूरी तरह से लायक है. तो ये सारी चीजें देख के ही करनी पड़ती है उन लोगों को, ठीक है. तो इसके पीछे भी काफी टाइम लगता है, काफी सोच लगती है उनकी. द नेक्स्ट आता है हमारे पास द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आर सिलेक्टेड ऑन द मेरिट बेसिस इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. ज्यादातर कंट्रीज होगी तो उसमें क्या है, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट की सिलेक्शन उनके मेरिट बेस पे होती है. एंड देयर सिलेक्शन इज कंप्लीटेड थ्रू 4 मेथड्स. उसके लिए 4 तरह के जो मेथड्स है उनको फॉलो किया जाता है, जो नीचे लिखे गए हैं गाइस. सबसे पहले हमारे पास आता है इंडिविजुअल डिसीजन ऑफ द अपॉइंटिंग ऑफिशियल्स. दिस प्रोसेस लीव्स द responsibility to determine the ability to candidate on appointing authority. इसमें प्रोसेस क्या चलती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एबिलिटी की, जो कैंडिडेट की एबिलिटी है उसको चेक किया जाए, ठीक है ना. इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन होता है. द कैंडिडेट अपीयर बिफोर द अपॉइंटिंग ऑफिशियल्स हु गैदर एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट. जो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कैंडिडेट की, वो इकट्ठी करते हैं थ्रो क्वेश्चन, उससे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पूछ के एंड म्यूचुअल कन्वर्जेशन, और मिलके आपस में डिसाइड करते हैं. दस अ सूटेबल कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड. तभी एक सूटेबल कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाता है. उसके बाद आता है टेस्टिमोनियल्स ऑफ एबिलिटी एंड कैरेक्टर. उसके बाद होता है द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इज सफिशिएंटली जज फ्रॉम देयर टेस्टिमोनियल्स. के थ्रू उसको चेक किया जाता है, जज किया जाता है दैट दीज टेस्टिमोनियल आर रिलेटेड टू देयर, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड भी होने चाहिए, हो सकते हैं, ठीक है. उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हो सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह भी हो सकती है, उनका कल्चरल एक्टिविटी, किसी भी तरह के जो टेस्टिमोनियल्स है उनके थ्रू ये जज किया जाता है कि कह लो कि उस जॉब के अकॉर्डिंग उसमें एबिलिटीज हैं या नहीं है. रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियर एक्सपीरियंसेस. उसके अलावा भी उसके जो बैक रिकॉर्ड्स होते हैं उनके थ्रू ये देखा जाता है कि उनको उस चीज़ का कितनी एक्सपीरियंस है. द कैंडिडेट रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट देयर एबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. जिसमें उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को भी मेंशन किया जाता है, या जो उनके एक्सपीरियंसेस है वो कितने साल के हैं, कितने साल से उनको उस चीज़ की नॉलेज है. तो ये सारी चीज़ों से देखा जाता है. नेक्स्ट आ जाता है लास्ट में हमारे पास एग्जामिनेशन. इन सारी चीज़ों के बाद उनका एग्ज़ाम के आधार पर भी कह लो कि ये चीज़ प्रूव करने के लिए काफ़ी होती है कि कोई बंदे का जो मेंटल लेवल है या कह लो उसकी नॉलेज है उस जॉब के लिए सफिशिएंट है या नहीं है. द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू जज द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इज एग्जामिनेशन सिस्टम. देयर आर 2 टाइप ऑफ, 2 तरह का एग्जामिनेशन होता है. एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है गाइस, दूसरा एग्जामिनेशन विदाउट कंपटीशन, जिसमें किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैज डबल पर्पस. इसके 2 पर्पस होते हैं. फर्स्टली इट फाइंड आउट अ कैंडिडेट विद मिनिमम रिक्वायर्ड qualification for the post, and secondly to ascertain his mental condition from the
एंगल ऑफ एबिलिटी। तो इस तरह से दो तरह से काम आते हैं गाइज इस तरह का एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो हमें पता चलता है कि उसमें है या नहीं है। तो फिर उसके एक मेंटल एबिलिटी के टेस्ट भी होते हैं जिससे ये पता चलता है कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी का जो एंगल है वो क्या है। नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस असर्शंस कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स फॉर द पोस्ट, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव वो होते हैं जिसमें एग्जामिनेशन जो होता है असर्शन कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाती है फिक्स्ड फॉर द पोस्ट के लिए। इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुड बी अडॉप्टेड टू सिलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट। ये उनके भले के लिए ही और उनके अच्छे के लिए डिसाइड किया जाता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल इन इंग्लैंड आर अपॉइंटेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इंग्लैंड में ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू प्रोसेस को पूरा किया जाता है। इंटरव्यू इज एसेंशियल आफ्टर द रिटन टेस्ट। कोई भी रिटन टेस्ट होता है तो उसके बाद इंटरव्यू जरूरी होती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट सर्विस कमीशन हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू रिक्रूट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कौन है जो कह लो कि जिम्मेदार होता है या जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो आप नाम लोगे यूनियन पब्लिक सर्वेंट कमीशन एंड स्टेट सर्विस कमीशंस, ठीक है, जिनके द्वारा ये प्रॉपर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को सेटअप किया जाता है। उम्मीद करते हैं गाइज आपको टॉपिक समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तब भी बताओ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा करोगे बच्चों की उतनी ज़्यादा हेल्प होएगी। और दूसरा, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो तब तक वीडियो बनाने का इतना मन भी नहीं करता, ठीक है। जब बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि हाँ मैम ये क्वेश्चन की नीड है, आप ये क्वेश्चन भेजो या आप और भी टॉपिक्स को भेजो, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। अभी व्यूज़ या कुछ भी इतना ज़्यादा ना होने के बावजूद भी फिर भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी वजह से कुछ बच्चों की हेल्प हो रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो। नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है गाइज, ठीक है ना, और भला करने से ही भला होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी इतना स्प्रेड हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिले और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं रेगुलर बेसिस पे चैनल बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेके।